आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार होता है जब किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया जाता है। अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च 2024 को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अपनी कस्टडी में लेती है। इससे पहले भी कई चीफ मिनिस्टर्स अरेस्ट हुए हैं, जैसे बिहार के चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव, तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर जयललिता, आंध्र प्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू और हाल ही में झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन को भी अरेस्ट किया गया। इन चारों चीफ मिनिस्टर्स में एक बात कॉमन थी कि जब इनको अरेस्ट किया गया, इन्होंने अपने अरेस्ट से ठीक पहले अपने संवैधानिक पद से रेजिग्नेशन दे दिया। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल अभी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, जबकि वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की कस्टडी में हैं। 21 मार्च 2024 को अरविंद केजरीवाल के पास ईडी का 9th समन पहुंचता है। इससे पहले जो 8 समन्स अरविंद केजरीवाल को सर्व किए गए थे, उन्होंने उसको पॉलिटिकली मोटिवेटेड और इलीगल बताते हुए, इनफैक्ट भारतीय जनता पार्टी की के कोर्सिव एक्शन को बताते हुए कि बीजेपी इन सभी इंस्टीट्यूशंस को एक पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, उन्होंने इन समन्स को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद वो 21 मार्च 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट को अप्रोच करते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन रजिस्टर की जाती है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के कोर्सिव एक्शन के अगेंस्ट में उनको रिलीफ मिल जाए। जैसे ही दिल्ली हाई कोर्ट रिलीफ देने से मना करता है, ये बात साफ हो जाती है कि अब दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के पास कोई और विकल्प बचा नहीं है। ठीक उसी दिन ईडी, दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के साथ में चीफ मिनिस्टर के घर पे पहुंचती है और 2 घंटे की पूछताछ के बाद में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का अरेस्ट हो जाता है। उसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से स्पोक्स पर्सन का एक स्टेटमेंट आता है, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने शुरू से स्पष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। क्या है ये पूरा मैटर? आफ्टर ऑल ये दिल्ली एक्साइज स्कैम क्या है और क्यों इनका अरेस्ट हुआ है, इस पे हम इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे। देखिए, दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम को समझने से पहले जरूरी है कि हमें एक्साइज ड्यूटी के बारे में नॉलेज हो। टैक्सेस 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। 2017 में जब जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया तो जीएसटी ने मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस को सबस्यूम कर लिया। वर्तमान में भी राज्य के पास में ऐसे कई सब्जेक्ट्स हैं जिस पे राज्य एक्साइज ड्यूटी को इंपोज करता है, जैसे पेट्रोल, डीजल, टोबैको प्रोडक्ट्स और अल्कोहल। अल्कोहल को हम 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक अल्कोहल वो है जो कि राज्य के अंदर मैन्युफैक्चर हो रही है, जिसका प्रोडक्शन जो है वो स्टेट तक के लिमिटेड है। इस केस में राज्य एक्साइज ड्यूटी को इंपोज करता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपने इंपोर्टेड अल्कोहल बुलाई हुई है, मतलब अगर आपने विदेश से, फॉरेन से अगर आपने अल्कोहल बुलाई हुई है, उस स्थिति में यहां पे आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है केंद्र सरकार को। तो टोबैको प्रोडक्ट्स, पेट्रोल, डीजल और अल्कोहल ये किसी भी राज्य की रेवेन्यू का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। देखिए, बात करते हैं दिल्ली की डिस्प्यूटेड एक्साइज पॉलिसी के बारे में। नवंबर 2021 में आम आदमी पार्टी की सरकार पुरानी पॉलिसी को रिप्लेस करते हुए एक नई पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करती है। सरकार ये कहती है कि इस बिजनेस में मोनोपोली है, ब्लैक मार्केटिंग है और ग्रोथ कम है, इसलिए इसको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए नए नियमों का लाना जरूरी है। पहले दिल्ली के अंदर 60 शॉप्स जो हैं वो गवर्नमेंट के हाथ में थी और 40 शॉप्स जो हैं वो प्राइवेट बिजनेस ओनर्स के हाथ में थी। नई पॉलिसी में इस बात का निर्णय लिया जाता है कि गवर्नमेंट यहां पूरी तरह से एग्जिट कर जाएगी और लीकर शॉप्स जो हैं वो पूरी तरह से प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में दे दिए जाएंगे। जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट बिजनेस ओनर्स ही सेल करेंगे, ना कि सरकार सेल करेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह थी कि दिल्ली के अंदर टोटल ड्राई डेज का नंबर पहले हुआ करता था 21, तो ड्राई डेज के नंबर को रिड्यूस करके 21 से 3 कर दिया जाता है। यह भी निर्णय लिया जाता है कि सरकार 3 बजे तक के लीकर शॉप्स को ओपन रखने की परमिशन देगी। यह बात अलग है कि इस पॉइंट को, इस कॉन्ट्रोवर्शियल एरिया को कभी इंप्लीमेंट नहीं किया गया। देन प्राइवेट बिजनेस प्लेयर्स जो हैं वो जितना चाहे उतना डिस्काउंट लीकर पे ऑफर कर सकते थे। उसके बाद पूरे दिल्ली को 32 लीकर जोन्स में डिवाइड कर दिया गया। इन 32 लीकर जोन्स में से हर एक जोन में 27 से ज्यादा लीकर शॉप्स नहीं हो सकती थी और लीकर शॉप्स के लाइसेंस पे सरकार ने जो है वो बिजनेस ओनर के फेवर में निर्णय दिया। इनफैक्ट अगर आपको लीकर शॉप का लाइसेंस अगर रिन्यू करना होता या फिर अगर आपके ऊपर कोई पेनल्टी लगाई गई होती तो सरकार यूनिलैटरल तरीके से, आर्बिट्ररी मैनर में बिजनेसमैन को फायदा पहुंचा रही थी। यहां पे सरकार ने क्लेम किया था कि इस नई एक्साइज पॉलिसी से लगभग सरकार को 9,000 करोड़
करोड़ का फायदा होगा, लेकिन चीजें इसके जस्ट ऑपोजिट में हुई। इसको देखते हुए उस समय के दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार एक इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करते हैं और एक रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। इस रिपोर्ट में जो खुलासा होता है वो बहुत ही शॉकिंग था। सबसे पहली बात निकल के सामने आती है कि दिल्ली की सरकार को इस पॉलिसी के इंप्लीमेंटेशन की वजह से लगभग 580 करोड़ का राजस्व नुकसान हुआ है। दूसरी बात कि आम आदमी पार्टी के लीडर्स और अल्कोहल बिजनेस ओनर्स के बीच में एक क्विड प्रो को हुआ है, मतलब समथिंग फॉर समथिंग, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी के लीडर्स के पास में लगभग 100 करोड़ के किकबैक्स दिए गए हैं। और इन 100 करोड़ के किकबैक्स को आम आदमी पार्टी ने पंजाब और गोवा के विधानसभा चुनाव के दौरान इस्तेमाल किया है। तीसरी खास बात यह थी कि इस पॉलिसी के फॉर्मुलेशन और इसके इंप्लीमेंटेशन के दौरान शुरू से ही मल्टीपल लूपहोल्स थे, प्रोसीजरल गैप्स थे, और पॉलिसी को इस तरह से डिजाइन किया गया ताकि अल्कोहल के बिजनेस ओनर्स को फायदा पहुंचाया जा सके और बदले में क्विड प्रो को किया जा सके। देखिए, अब इस रिपोर्ट की एक कॉपी पहुंचती है लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास में, दूसरी कॉपी उस समय के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जिनके पास में एक्साइज का भी पोर्टफोलियो था, और तीसरी रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल के पास में जो कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं। अब भी अरेस्ट होने के बाद भी वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के पद पे बने हुए हैं। इसके बाद जब लेफ्टिनेंट गवर्नर को यह लगता है कि मैटर काफी फिशी है और इस मैटर में एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड है, तो वो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करते हैं। और पॉलिसी को कंट्रोवर्सी में आता हुआ देख अरविंद केजरीवाल की सरकार इस पॉलिसी को वापस ले लेती है और पुरानी पॉलिसी को री इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। देखिए, इस रिपोर्ट में एक साउथ ग्रुप का जिक्र है। यह साउथ ग्रुप साउथ इंडिया की कुछ प्रभावशाली हस्तियों के नाम है जो कि दिल्ली के अंदर लीकर बिजनेस में इन्वॉल्व थे। इसमें से पहला नाम है तेलंगाना के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर केसीआर राव की डॉटर के कविता का, जो कि दिल्ली के अंदर लीकर बिजनेस में इन्वॉल्व थी। उसके बाद दूसरा नाम है अरबिंदो फार्मास्यूटिकल, जो कि हैदराबाद बेसिक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसके वन ऑफ द को डायरेक्टर्स मिस्टर रेड्डी का, जो कि इस पूरे लीकर बिजनेस में इन्वॉल्व थे। ये इस समय अभी कस्टडी में है। इनफैक्ट के कविता जो है, इनको भी मार्च 2024 में ईडी के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। यहां पे आपको समझना होगा कि इस पूरे मैटर में दो पैरेलल इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं। सबसे पहली इन्वेस्टिगेशन है सीबीआई की और दूसरी इन्वेस्टिगेशन है ईडी की। सीबीआई क्योंकि डीओपीटी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंदर काम करता है, ये कंट्री की प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, और ये जिस मैटर में इन्वॉल्व है वो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। और बेसिकली सीबीआई ये इन्वेस्टिगेट कर रही है कि एक्साइज पॉलिसी में क्या प्रोसीजरल लैप्सेस थे, किस तरह से इस पॉलिसी का मिसयूज किया गया और कैसे संवैधानिक पद का गलत इस्तेमाल करते हुए इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया गया, और कैसे क्विड प्रो को हुआ आम आदमी पार्टी के लीडर्स के बीच में और अल्कोहल बिजनेस ओनर्स के बीच में। दूसरा मुद्दा जो है उसको ईडी इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो यहां पे पैरेलल इन्वेस्टिगेशन कर रही है ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ये मैटर है पूरी तरह से मनी लॉन्ड्रिंग का, मतलब कैसे किकबैक्स का, जो 100 करोड़ के किकबैक्स लिए गए, उन 100 करोड़ का इस्तेमाल किस तरह से गोवा और पंजाब के लेजिस्लेटिव इलेक्शंस के दौरान किया गया। तो क्योंकि यहां पे मनी जनरेट की गई है अल्कोहल बिजनेस से और इसका इस्तेमाल किया गया है चुनाव में, तो मनी लॉन्ड्रिंग यहां पे हो रही है, इसलिए यहां पे ईडी का रोल आ जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे इस केस में दो पैरेलल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी काम कर रही हैं, एक तरफ सीबीआई और दूसरी तरफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। देखिए, अगस्त 2022 में जब सीबीआई और ईडी इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं तो उनको सबसे पहली लीड मिलती है विजय नायर की। विजय नायर दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम केस में अरेस्ट होने वाला पहला शख्स था। विजय नायर बेसिकली बॉम्बे में बेस्ड इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के सीईओ हैं, जो कि बिलियनरी भी हैं। उनकी मुलाकात आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल से 2014 के आसपास में होती है। उस समय आम आदमी पार्टी का फाउंडेशन हो चुका था और वो 2014 के इलेक्शंस को जीत चुकी थी। ऐसा कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी को उन्होंने चंदा भी दिया था और उनका कद आम आदमी पार्टी में बढ़ते चले जा रहा था। और एक समय ऐसा भी आया जब अरविंद केजरीवाल उनको ये रेफर करते थे दैट ही इज माय मैन, और वो बेसिकली ब्रिज का काम कर रहे थे बिटवीन द बिजनेस ओनर्स ऑफ अल्कोहल इंडस्ट्री एंड द लीडर्स ऑफ आम आदमी पार्टी। देखिए, इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है जो आप सबको समझनी होगी। विजय नायर और मिस्टर महेंद्रू और उसके साथ मिस्टर रेड्डी, इन तीनों को जब सीबीआई और ईडी यहां पे एक्यूज बनाती है, उसके कुछ समय के बाद जब इनको बेल नहीं मिलती है, तो काफी समय के बाद ये सभी एक्यूज अब अप्रूवर बन जाते हैं।
अप्रूवर का मतलब लॉ में क्या होता है ये आपको समझना होगा। अप्रूवर बेसिकली वन ऑफ द एक्यूज है, लेकिन वो प्रिंसिपल एक्यूज नहीं है। और ये जो अप्रूवर है वो प्रिंसिपल एक्यूज और अदर एक्यूज के अगेंस्ट में गवाही देने के लिए, मतलब विटनेस बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बेसिकली यहां पे उनको सीबीआई और ईडी से पादन, मतलब उनको रिलीफ मिल गया है और अब वो इस केस में प्रिंसिपल एक्यूज की तरफ लीड करना स्टार्ट करते हैं। सीबीआई और ईडी इस मामले में 3 इंपॉर्टेंट अरेस्ट करती है। पहला अरेस्ट था सत्येंद्र जैन का, देन दूसरा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और तीसरा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा से सांसद संजय सिंह का। उसके बाद मार्च 2024 में एक इंपॉर्टेंट अरेस्ट होता है तेलंगाना के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर केसीआर राव की डॉटर का, के कविता का, जो कि मार्च 2024 में किया जाता है। 18 मार्च 2024 को जब के कविता को ईडी की टीम हैदराबाद से अरेस्ट करती है, तब पहली बार केजरीवाल का नाम ईडी की चार्जशीट में आता है। देखिए, नवंबर 2023 में पहला समन गया था ईडी का अरविंद केजरीवाल को, और नवंबर 2023 से लेकर के मार्च 2024 तक के टोटल 8 समन्स जा चुके थे। अब आता है 21 मार्च 2024 का दिन, जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का 9वां समन, मतलब 9th समन अरविंद केजरीवाल तक पहुंचता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल बाकी समन्स की तरह इस समन को भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड और इलीगल बताते हुए इन समन्स को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और वो पहुंचते हैं दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट से वो प्रोटेक्शन मांगते हैं अगेंस्ट द कोर्सिव एक्शन, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट इस तरह का कोई भी रिलीफ देने से मना कर देता है। और जैसे ही दिल्ली हाई कोर्ट डिक्लाइन करता है किसी भी तरह का इंटरिम प्रोटेक्शन देने से, उसी दिन ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर के लिए निकलती है। उनके साथ में रैपिड एक्शन फोर्स और दिल्ली पुलिस भी होती है। 2 घंटे तक दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछताछ करने के बाद में ईडी फाइनली अरविंद केजरीवाल को उनके घर से अरेस्ट कर लेती है। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री के अरेस्ट होने के बाद में उनकी पार्टी की स्पोक्स पर्सन अतिशी एक स्टेटमेंट देती हैं। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने शुरू से स्पष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। सवाल यह है कि क्या संविधान में इस तरह के प्रोविजंस हैं, क्या कानून में इस तरह के प्रोविजंस हैं कि एक व्यक्ति जो कि जेल में है वो जेल से बैठ करके क्या सरकार चला सकता है, क्या वो मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं? इस आंसर को आपको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना होगा। सबसे पहला है कि क्या संविधान और कानून में इस बात की परमिशन है, दूसरा कि क्या ये प्रैक्टिकली और लॉजिस्टिकली पॉसिबल है, और तीसरा कि क्या ये नैतिक तौर पे, मतलब एथिकल तौर पे शामिल है। हम लास्ट वाले क्वेश्चन को सबसे पहले आंसर करेंगे कि क्या ये नैतिक तौर पे संभव है। तो जवाब यह है कि नैतिक तौर पे क्या आप ये एक्सेप्ट करेंगे कि आपका चीफ मिनिस्टर जेल में हो और जिसके ऊपर करप्शन के और ब्राइबरी के चार्जेस लगे हो वो व्यक्ति आपका मुख्यमंत्री बना रहे? तो नैतिक तौर पे जवाब आता है नहीं। दूसरा जवाब है कि क्या ये लॉजिस्टिकली और प्रैक्टिकली पॉसिबल है? तो अगेन आंसर है नो, क्योंकि एक मुख्यमंत्री को हर तरह से कई फोन कॉल्स के जवाब देने पड़ते हैं, हजारों फाइल्स को साइन करना होता है और पूरे प्रशासन और शासन को चलाने के लिए उनको कई तरह की एक्टिविटीज करनी होती हैं, जो कि पूरी तरह से इम्पॉसिबल है जेल में रहते हुए। आप जेल को एक मुख्यमंत्री कार्यालय के तौर पे डेवलप नहीं कर सकते, उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये लॉजिकली और प्रैक्टिकली भी इम्पॉसिबल है। तो नैतिक तौर पे और लॉजिस्टिकली एंड प्रैक्टिकल तौर पे जवाब है नहीं। लेकिन बात करते हैं संवैधानिक और कानूनी तौर पे। देखिए, लिली थॉमस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कहा था कि अगर कोई एमपी, एमएलए या मिनिस्टर, मैं सिटिंग एमपी, एमएलएज एंड मिनिस्टर्स की बात कर रहा हूं, तो अगर उनको 2 साल के लिए कन्विक्शन होता है या 2 साल से अधिक समय के लिए, इन दैट केस उनकी मेंबरशिप तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाएगी और सजा काट के आने के बाद में वो अगले 6 साल तक के किसी भी तरह से कोई इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब 2 साल आपकी सजा के और सजा काट के आने के बाद में 6 साल आपके राजनीतिक वनवास के, तो कुल मिलाकर के आप 8 साल तक के किसी भी तरह से किसी राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं हो सकते हैं, आपको इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ लोक प्रहरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि अगर किसी एमपी, एमएलए या मिनिस्टर को लोअर कोर्ट से कन्विक्शन हुआ है और अगर हायर कोर्ट इस कन्विक्शन पे अगर स्टे ऑर्डर दे दे या इस कन्विक्शन को अनलॉफुल डिक्लेयर कर दे, इन दैट केस मेंबरशिप तत्काल प्रभाव से रीस्टोर हो जाएगी। ऐसा ही कुछ हुआ था राहुल गांधी के केस में।
राहुल गांधी के ऊपर क्रिमिनल डेफेमेशन का मामला था और राहुल गांधी जो वायनाड से सांसद हैं उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। उसके बाद वो अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिलती है और गुजरात हाई कोर्ट के उस निर्णय पे उनको स्टे ऑर्डर मिल जाता है। इसके बाद राहुल गांधी की सदस्यता वापस से रीस्टोर हो जाती है। देखिए, राहुल गांधी के केस के बाद एक केस और भी है, सेंथिल बालाजी केस। सेंथिल बालाजी वर्तमान में डीएमके में है और इस समय वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की कस्टडी में, जुडिशियल कस्टडी में। तो जब उनको मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अरेस्ट किया गया था, ये चार्जेस तब के हैं जब वो AIADMK में थे और ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर रहते हुए उनके ऊपर करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगे थे। वर्तमान में भी वो मिनिस्टर हैं। अब सवाल ये था कि क्या उनसे उनकी मिनिस्टरशिप वापस ली जा सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट में मैटर पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट बहुत साफ कर देता है कि देखिए, ये चीफ मिनिस्टर के ऊपर है, अगर वो चाहें तो सेंथिल बालाजी से उनका पोर्टफोलियो वापस ले लें और अगर चाहें तो वो इसको कंटिन्यू करें। तो ये पूरी तरह से निर्भर करता है मुख्यमंत्री के ऊपर राज्य स्तर पे, और अगर केंद्रीय स्तर की बात करें तो ये पूरी तरह से प्रधानमंत्री के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस व्यक्ति को कौन सा पोर्टफोलियो देना चाहते हैं। देखिए, अभी तक जो कुछ हमने डिस्कशन किया वो पूरी तरह से फैक्ट्स एंड फिगर्स पे और न्यूज रिपोर्ट्स पे बेस्ड है। देखिए, इस पूरे डिस्कशन में हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी के पक्ष के बारे में भी और आम आदमी पार्टी के विपक्ष के बारे में भी, मतलब आर्गुमेंट्स एंड काउंटर आर्गुमेंट्स। सबसे पहले हम आम आदमी पार्टी के पक्ष की बात करते हैं। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज कि हमारे पास न्यायिक प्रक्रिया में एक सिंपल सा सिद्धांत है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो अभी तक आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स हैं, इंक्लूडिंग अरविंद केजरीवाल, वो अरेस्ट हुए हैं और अंडर ट्रायल हैं। क्या उनका कन्विक्शन हो चुका है? तो सवाल का जवाब है नहीं। तो अगर किसी और लीडर को अगर हम बात करें, चाहे हम कंट्री के प्राइम मिनिस्टर की बात करें या होम मिनिस्टर की बात करें, वो भी एक समय पे अंडर ट्रायल थे। बाद में उनको सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिली। तो जब उनको क्लीन चिट मिली तो उनके ऊपर से सारे जो दाग थे वो हट गए। तो क्या सिमिलर तौर पे यहां पे अरविंद केजरीवाल के ऊपर जितने भी एलिगेशंस लगे हुए हैं, क्या वो क्लीन होकर के बाहर निकलेंगे? ये पूरा मैटर है न्यायपालिका के पास में। ये मैं और आप नहीं, बल्कि कंट्री की सर्वोच्च न्यायपालिका डिसाइड करेगी कि क्या वो गिल्टी हैं या फिर गिल्टी नहीं है। तो मीडिया ट्रायल और सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो कुछ भी चल रहा है, जहां पे उनको गिल्टी माना गया है, तो वो गिल्टी अभी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्यूज्ड हैं जो उनके ऊपर एलिगेशंस लगे हुए हैं। दूसरा पॉइंट, यहां पे अगर हम देखें कि इस पूरे केस में जो दो अप्रूवर्स हैं, जैसे आपने मिस्टर नायर को देखा एंड देन उसके बाद में मिस्टर रेड्डी को, मिस्टर रेड्डी जो कि अरविंदो फार्मास्यूटिकल के वन ऑफ द को डायरेक्टर्स हैं। यहां एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है देखने लायक। जब मिस्टर रेड्डी को अरेस्ट किया जाता है, तो जब उनको अरेस्ट किया गया तो अरेस्ट होने के ठीक 5 दिन के बाद में वो 5 करोड़ के इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीदते हैं और भारतीय जनता पार्टी को डोनेट करते हैं। उसके बाद में जिस दिन वो अप्रूवर बनते हैं, अप्रूवर बनने के 2 महीने के बाद में वो 20 करोड़ के इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को परचेज करते हैं और अगेन भारतीय जनता पार्टी को डोनेट करते हैं। इसका मतलब जब उनको अक्यूज बनाया गया तब से लेकर के उनके अप्रूवर बनने तक के उन्होंने कुल मिलाकर के 25 करोड़ रुपए बीजेपी मतलब रूलिंग पार्टी को डोनेट किए। और ये केंद्रीय एजेंसियां कहीं ना कहीं सीधे तौर पे केंद्र सरकार के प्रभाव में काम करती हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम बात करें कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, अगर यहां पे केजरीवाल और उनके मंत्रियों ने रिश्वत ली है, तो सवाल यह है कि ईडी अभी तक के मनी ट्रेल को स्टैब्लिश करने में क्यों नाकामयाब रही है? क्यों एक सिंगल मनी ट्रेल भी अभी तक के स्टैब्लिश नहीं किया गया? देखिए, चौथा पॉइंट है जो कि ज्यादातर जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से कोट किया गया है, वो ये है कि जितनी शिद्दत से ईडी और सीबीआई ने ऑपोजिशन के लीडर्स के अगेंस्ट में कार्यवाही की है, उतनी शिद्दत से कभी किसी रूलिंग पार्टी के लीडर के अगेंस्ट में कार्यवाही नहीं की गई। ऐसे कई सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स हैं जिनके अगेंस्ट में पहले जब वो बीजेपी में शामिल नहीं थे तब उनके अगेंस्ट में मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के कई सीवियर चार्जेस थे, लेकिन वो आज भी सिटिंग सीएम है। आप समझ गए होंगे कि यहां पे आम आदमी पार्टी किसका जिक्र कर रही है। यह है असम के प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा। वो पहले जब कांग्रेस में थे तब उनके ऊपर बीजेपी ने एक पूरा करप्शन का नोटबुक निकाला था और एलिगेशंस लगाए थे उनके ऊपर करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के। लेकिन जब वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो उनके ऊपर किसी भी तरह से कोई ईडी और सीबीआई की कोई कार्यवाही नहीं होती है।
उसके बाद ऐसे कई और एग्जांपल्स देखने मिलते हैं, जैसे अजीत पवार, उनके ऊपर खुद प्राइम मिनिस्टर ने एलिगेशंस लगाए थे करप्शन के, लेकिन जब वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तब उनको महाराष्ट्र का डिप्टी चीफ मिनिस्टर तक के बना दिया जाता है। ऐसे कई मिनिस्टर्स और कई एग्जांपल्स आम आदमी पार्टी की तरफ से दिए गए। अब बात करते हैं काउंटर आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। पहला काउंटर आर्ग्यूमेंट तो यह है कि अगर दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में कोई स्कैम नहीं हुआ, अगर इस एक्साइज पॉलिसी में कोई भी लूप होल नहीं था, तो जैसे ही जुलाई 2022 में पॉलिसी कंट्रोवर्सी में आती है, वैसे ही आप इस पॉलिसी को वापस क्यों ले लेते हैं? अगर पॉलिसी में कोई लूप होल्स नहीं थे, अगर कोई किकबैक्स नहीं लिए गए, तो इस पॉलिसी को वापस क्यों लिया गया? सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि यहां पे आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल टोटल 9 समन्स को डिसरिस्पेक्ट करते हैं। अगर वो मिस्टर क्लीन हैं, अगर उनके ऊपर कोई करप्शन का दाग नहीं है और अगर वो जानते हैं कि वो ईमानदार हैं, तो उन्होंने ईडी के समन्स को रिस्पेक्ट क्यों नहीं किया? वो क्यों न्यायिक प्रक्रिया में और इस जांच प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए? क्यों उन्होंने सवाल का जवाब देने की अपेक्षा दूर जाना बेहतर समझा? और क्यों वो इस पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा नहीं बने? ऐसे कई सवाल हैं जो पक्ष में और विपक्ष में उठते हैं, लेकिन अंतिम तौर पे इन सवालों का जवाब लेने के लिए हमें सर्वोच्च न्यायपालिका के अंतिम निर्णय का इंतजार करना होगा, क्योंकि ना मैं डिसाइड करूंगा और ना आप कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगे हुए एलिगेशंस करेक्ट हैं या नहीं। ये काम सर्वोच्च न्यायपालिका करेगी। दोस्तों चलिए मिलते हैं इसी तरह के और सेशंस के साथ में। जय हिंद।